हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक हमारा मैराथन वीडियो होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीडी की एग्ज़ाम अभी चल रही है, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम्स अभी चल रही हैं। तो हमने एट लेंथ इस प्रकार के प्रश्नों का एक संग्रह करके ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको अभी जो परीक्षाएं हो रही है उसमें कुछ हेल्प मिल सके रीजनिंग के विषय में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न नंबर एनालॉजी से संबंधित है। उसमें कहा गया है जिस प्रकार से पहला नंबर दूसरे नंबर से संबंधित है, पांचवा नंबर छठे नंबर से संबंधित है, तो ये तीसरे नंबर से कौन सा नंबर, कौन सी संख्या हमको मिलेगी। तो हमने हमारे पिछले काफ़ी वीडियोस में इस प्रकार के प्रश्नों को देखा है और हमने ये बात की चर्चा की है कि जब भी संख्याओं के बीच में अगर अंतर ज़्यादा होता है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा, भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलने की संभावना होती है। और इसी के विपरीत अगर संख्या एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलने की संभावना होती है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 के बाद 74 दिया हुआ है। 4 और 74 को, 4 और 74 को अगर कंपेयर करें, तो अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। एक चीज़ यहाँ पे देखो कि अगर 4 का हम घन देखें, 4 का जो क्यूब देखें, तो वो होता है 64 पे, और ये जो 74 है, ये 64 के काफ़ी पास में है। मतलब इसमें 10 जोड़ने पे हमको 74 मिलता है। तो एक लॉजिक ये है कि पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या b है, तो हमने पहली संख्या का घन किया, उसमें 10 जोड़ दिया, तो हमको क्या मिला, दूसरी संख्या मिल गई। अब ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे भी मिल रहा है। क्या देखो, 7 7 का जो घन होता है, 7 का घन होता है 343, और उसमें हमने 10 फिर से जोड़ दिया, तो हमको क्या मिला, 353 मिला। तो अब यहाँ पे क्या लॉजिक लग जाएगा, 6 6 का घन क्या होता है दोस्तों, 6 का घन करने पे हमको मिलता है 216, और उसमें 10 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 226 मिलेगा, 226, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। इस प्रकार के लॉजिक से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर हमको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद है, तो हम ऐसे प्रश्नों को परीक्षा में मात्र 10 से 15 सेकंड में हल कर सकते हैं। हम इस वीडियो में परीक्षा में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, वो तरीका भी सिखाएंगे। देखो, जैसे ही 74 दिखा, तो हमारे दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए कि 4 का जो घन होता है वो 64 होता है, और 64 में 10 जोड़ने पे 74 मिलेगा। इसके लिए आम तौर पे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही 353 दिखा, मतलब हाँ, ये तो 7 के घन के पास की संख्या है, 343 के पास की संख्या है, तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 10 से 15 सेकंड, वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, या उससे भी कम में ही कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो दूसरा प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ से संबंधित है। हमारे लगभग हर वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के प्रश्न इंक्लूड किए हुए हैं। एक बार फिर से ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, चूँकि ये पूरे वीडियो के लिए हमारे लिए सहयोगी रहेगी। ABCD के से लेके XYZ तक टोटल 26 लेटर होते हैं, और इनको हम प्लेस वैल्यू दे देते हैं अल्फ़ाबेट के अनुसार, क्योंकि प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ही हम अधिकतर अल्फ़ाबेट के प्रश्न हल कर पाते हैं। ए चूँकि पहले स्थान पे आ जाता है, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 हो जाती है, बी की 2 हो जाती है, सी की 3 हो जाती है, डी की 4 हो जाती है। यही सिलसिला आगे जारी रहता है। एक्स 24 पे हो जाता है, वाई 25 पे हो जाता है, जेड 26 पे हो जाता है। कभी-कभी हम जेड के बाद भी लिखना जारी रखते हैं ए बी सी करके, क्योंकि जेड 26 पे था, तो ए अब कितने पे आ जाएगा, 27 पे आ जाएगा। इसको सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 27, बी की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 28, सी की 29, डी की 30, और यही क्रम आगे जारी रहेगा। कभी-कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या होता है, जब 2 लेटर दिए हुए हों और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो, तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट पेयर बोलते हैं। जैसे कि देखो, सी और एक्स, सी होता है 3 पे, एक्स होता है हमारा 24 पे, तो दोनों को जोड़ने पे क्या मिला, 27। तो सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। एक होता है जैसे एम और एन, एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, इन दोनों को जोड़ने में मिला 27, तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हो गए। तो इन 3 कॉन्सेप्ट्स का मुख्यतः हमको उपयोग होता है जब हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ या अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्नों को हल
करने का प्रयास करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा को कैसे लिखा गया है, PIZZA। इसका कोड क्या बनाया गया है, इसका कोड बनाया गया है BAAJQ। अब जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। P होता है 16 पे, I होता है 9 पे, Z होता है 26 पे, Z होता है 26 पे, A होता है 1 पे। उसी प्रकार B होता है 2 पे, A होता है 1 पे, A होता है 1 पे, J होता है हमारा 10 पे और Q होता है हमारा 17 पे। हाँ, अब वर्टिकली इनकी प्लेस वैल्यू में देखते हैं। देखो 16 से 2 पे आए मतलब कितना हुआ, -14 हुआ। 8 से 1 पे आए, -8 हुआ। 26 से 1 पे आए मतलब -25 हुआ। तो ऐसे तो हमको मिल नहीं रहा। डायगोनली देखते हैं। देखो यहाँ पे 16 से 17 पे आए मतलब कितना हुआ, +1 हुआ। 9 से लेके यहाँ पे 10 पे आए तो कितना हुआ, ये भी +1 हुआ। अगर ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लिख दें तो वो होती 27, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और यहाँ पे भी है 27। तो देखो ये 26 से यहाँ पे 27 पे आए, ये +1 हुआ। ये 26 से यहाँ पे 27 पे आए, ये +1 हुआ। और ये 1 से यहाँ पे 2 पे आए, +1 हुआ। डायगोनली +1 हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बर्गर में बी की प्लेस वैल्यू होती है 2 और अंत में देखो चूंकि डायगोनली चल रहे हैं इसलिए आखिरी लेटर से इसका कनेक्शन देखते हैं। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 मतलब +1 हुआ। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22 मतलब यहाँ पे भी +1 हुआ। आर होता है 18 पे और एस हो जाएगा यहाँ पे 19 पे, यहाँ पे भी +1 हुआ। मतलब डायगोनली प्लेस वैल्यू में +1 किया जा रहा है। हमसे पूछा गया है नूडल्स। नूडल्स का एन होता है 14 पे, एन होता है 14 पे। तो डायगोनली अब सबसे अंत वाला जो लेटर होगा वो हो जाएगा 15 पे। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, ओ की। मतलब हमारा जो उत्तर होगा उसमें जो अंतिम लेटर होगा वो ओ से वो ओ होगा। देखो यहाँ पे टी है इसलिए ये रूल आउट हो गया। यहाँ पे के है, ये भी रूल आउट हो गया। अब देखो ये है, ये दो ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद अब देखो यहाँ पे ओ की प्लेस वैल्यू थी 15, 15 में 1 जोड़ने पे क्या मिलेगा दोस्तों, 16 मिलेगा। तो 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती, पी की होती। तो ओ के पहले पी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ये भी रूल आउट होता है और ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर साबित होता है दोस्तों। और आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे हमको ऑड वन आउट चुनना है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक अलग है। असंगत शब्द का हम चयन हमें हमारे उत्तर के रूप में करना है। कथकली, हेमिस, कुचिपुड़ी और स्त्रिया। अब देखो ये कथकली भी एक डांस का रूप है, एक नृत्य की शैली है। कुचिपुड़ी भी एक नृत्य की शैली है और स्त्रिया भी एक नृत्य की शैली है। तो अब ये जो ये जो हेमिस है, हेमिस एक प्रकार का त्योहार है जो लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। ये त्योहार है, बाकी सब नृत्यों के रूप हैं, इसलिए ये अन्य से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा, संख्याओं के बीच में अंतर देखना होता है। यहाँ पे देखो 6075 है, उसके बाद 2025 है, फिर 25 है, फिर 225 है, फिर 75। संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा बड़ा है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा, भाग, स्क्वायर या क्यूब से मिलने की संभावना है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6075, यहाँ पे दिया हुआ है 2025। 6000 का अगर एक तिहाई कर दें तो हमको क्या मिलता है, 2000 मिलता है। और 75 का एक तिहाई कर दें तो क्या मिलता है, 25 मिलता है। मतलब ये क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 3 हो रहा है। इसी प्रकार से 225 में 3 का भाग देने पे हमको क्या मिलता है, 75 मिलता है। मतलब 3 का भाग दिया जा रहा है। तो अब 2025 में 3 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 2000 का अगर एक तिहाई हिस्सा करें तो हमको 1800 के 600 के आसपास कुछ ना कुछ संख्या मिलेगी। अब 600 मतलब कितना हो गया, 1800। कितना बचा, 225। 225 का एक तिहाई कितना होता है, 75 होता है। तो 600 और 675 को जोड़ा तो हमको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 हमारे उत्तर के रूप में। और आगे चलते हैं। हाँ, अब ये देखो डायरेक्शंस से संबंधित प्रश्न है। डायरेक्शंस में हमको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि एक ये प्लस का साइन बनाया, ये प्लस का साइन बनाया, हमेशा उत्तर दिशा इस तरफ होती है, उसके विपरीत ये साउथ दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। यहाँ पे ये पूर्व ईस्ट दिशा होती है और उसके विपरीत ये पश्चिम वेस्ट दिशा होती है। इस प्रकार का हमारा डायरेक्शन चार्ट होता है। क्या कहा है, रघु अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो मान लेते हैं कि ये उसका घर है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी जर्नी का, इसको बोल देते हैं पॉइंट नंबर ए। वह उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है। उत्तर मतलब किस दिशा में जाएगा, ऊपर की तरफ, इस दिशा में जाएगा। ये हो गया उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। मान लेते हैं वो यहाँ तक आ गया।
ये पॉइंट बी है। उसके बाद क्या कहा गया है, फिर वो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ये 8 किलोमीटर की लाइन थी, तो 6 किलोमीटर की लाइन उससे थोड़ी सी छोटी होगी, मान लेते हैं वो ये है। और वो यहाँ पे आता है, पूर्व की दिशा में चल रहा है, मतलब इस दिशा में चल रहा है, ये उत्तर की दिशा हो गई, ये पूर्व की दिशा हो गई। उसके बाद वह 10 किलोमीटर दाएं जाता है। अब जब कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो उसका दायां किधर होगा, उसका दायां इस तरफ होगा और उसका बायां इस तरफ होगा। तो दाएं, फिर उसके बाद वो 10 किलोमीटर दाएं की ओर जाता है। 10 किलोमीटर दाएं, ये डिस्टेंस थी 8, ये डिस्टेंस है 6। अब 10 किलोमीटर दायां मतलब इस दिशा में चलेगा, तो वो इस पॉइंट से तो आगे निकल जाएगा। अब वो 10 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ तक आ जाता है, इस पॉइंट पे। ये है वो पॉइंट, ये है पॉइंट, मान लेते हैं डी, इस दिशा में वो आगे बढ़ा है। फिर क्या कहा गया है, इसके बाद वह 10 किलोमीटर, इसके बाद वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। अब यहाँ पे जब वो आ जाता है, इस दिशा में दाएं जाता है और फिर से, अच्छा ये छूट गया हमसे, फिर से 4 किलोमीटर बाएं जाता है। यहाँ पे आने के बाद अब जब वो खड़ा है तो उसका दायां किधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा राइट, और लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा। तो अब यहाँ से वो 4 किलोमीटर मतलब एक छोटी सी रेखा बनेगी, मान लेते हैं ये रेखा है, तो यहाँ पे आ गया। अब क्या कहा गया है, फिर से वो 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है मतलब यहाँ पे से फिर से वो 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ से फिर से इसी बिंदु के पैरेलल यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट नंबर एफ पे आ जाएगा, उत्तर की ओर चल के। और अंत में 4 किलोमीटर दाएं जाता है। यहाँ पे से आने के बाद वो फिर से 4 किलोमीटर दाएं जाता है, जो पॉइंट नंबर जी पे आता है। वह अपने इस समय वह अपने प्रस्थान स्थल से किस दिशा में, उसका प्रस्थान स्थल था ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये है उसका एंड पॉइंट। मैप पे देखें तो वो माफ कीजिएगा, इस डायरेक्शन में दिख रहा है। तो अगर इस चार्ट पे देखें तो वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जहाँ पे कहीं पे वो है। किस दिशा में है वो, ये दिशा चूंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही है, उत्तर और पूर्व के बीच में आ रही है, तो उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से ये प्रश्न हल कर सकते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन इसको हम हल सटीक रूप से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। अब ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। देखो अब इसमें क्या कहा गया है, एक महिला अरुणिमा ने साहिल से कहा, तुम्हारे साले की इकलौती बहन की का पुत्र मेरा नाती है। तो अब इसमें हमको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। हाँ, अब देखो कौन है वो महिला, अरुणिमा है, उसने किससे कहा, साहिल से, और साहिल से ही संबंधित रिश्ते उसने इस प्रश्न में, इस वाक्य में हमको बताए हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो साहिल है ये है, साहिल से कहा, साहिल से कहा मतलब साहिल कई साले, तुम्हारे साले मतलब किसके साले, साहिल का साला, साला मतलब क्या होता है, पत्नी का भाई। तो ये साहिल है, ये उसकी पत्नी हो गई, ये साहिल की पत्नी हो गई, और उसका भाई, भाई मतलब ये पत्नी का भाई हो गया, जो कि साहिल का साला है, ये हो गया। तुम्हारे साले की इकलौती बहन, साले की इकलौती बहन मतलब कौन हो गया, ये उसका साला है, और इकलौती बहन मतलब साहिल की पत्नी का पुत्र, किसका, तो उसका पुत्र मतलब साहिल का ही पुत्र, ये इनका पुत्र हो जाएगा, ये पुत्र हो गया। मेरा नाती है, मेरा मतलब जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, कौन है वो, अरुणिमा। नाती है मतलब क्या हो गया, वो साहिल की माँ साहिल की पत्नी की माँ हो गई, ये अरुणिमा साहिल की पत्नी की माँ हो गई। ये फैमिली ट्री है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये उनका पुत्र है यहाँ पे, और ये उसका भाई है। तो साहिल का अरुणिमा से क्या संबंध है, साहिल उसकी पत्नी का, साहिल अरुणिमा की बेटी का पति है, मतलब वह उसका दामाद है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। माफ कीजिए, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब ये ऑर्डर एंड रैंकिंग से संबंधित प्रश्न है, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज की परिधि मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मान लेते हैं कि वो ये
वो वृत्ताकार मेज है। अब 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं इस मेज पे, ये इसका केंद्र है, तो मुख किस तरफ है? इस तरफ सभी का मुख है दोस्तों, ऐसा मुख करके। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 व्यक्ति हैं। कौन-कौन से क्या-क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं? राजेश रमेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। राजेश रमेश के दाईं ओर, किसके दाईं ओर? रमेश के। तो मान लेते हैं कि ये रमेश है, ये हो गया रमेश। अब रमेश मुख केंद्र की ओर है, तो उसका दायां किधर होगा? इस दिशा में होगा। और उसके दूसरे स्थान पे, तो ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? राजेश बैठा हुआ है। अब रमेश सुरेश के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। रमेश कौन है? सुरेश के बाईं ओर। रमेश जो है, ये रमेश है, वो सुरेश के बाईं ओर, बायां मतलब, और ठीक बगल में बैठा हुआ है। तो अगर सुरेश यहाँ पे है, तो उसका बायां किधर आएगा? इस तरफ आएगा। सभी लोग सेंटर में है, इसलिए इस दिशा में राइट हैंड आएंगे और इस दिशा में उनके लेफ्ट हैंड आएंगे। तो सुरेश के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, मतलब बिल्कुल पास में बैठा हुआ है, तो सुरेश कहाँ हो गया? यहाँ पे हो गया। ये स्टेटमेंट यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद निमेश जयेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो निमेश जो है, जयेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। देखो 3 स्थान तो हमारे फिल हो गए। अब 3 कौन-कौन से बच रहे हैं? 1, 2, 3। अब कोई किसी के अगर दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, मतलब एक स्थान की गैप होनी चाहिए। तो अगर जयेश के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो जयेश कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। और निमेश कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये उसके दाईं ओर ये दूसरा स्थान है, ये पहला, ये दूसरा स्थान है। अब परेश परेश जो है, वो राजेश के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। तो ये राजेश है, उसका दायां किधर आएगा? इस दिशा में आएगा। दूसरा स्थान कौन सा है? ये पहला, ये दूसरा है। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? परेश बैठा हुआ है। तो ये 6 के 6 व्यक्तियों का हमको बैठने का तरीका, क्रम पता चल गया। अब हमसे क्या पूछा गया है? रमेश और परेश के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो ये रहा रमेश और ये रहा परेश। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? निमेश बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, और वही हमारा सही उत्तर बनेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं के बीच में अंतर देखो काफी ज्यादा है। 7 के बाद सीधे 1000 है, 12 के बाद 3375 है। अगर स्क्वायर और क्यूब हमको ठीक से याद है, हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो हम इस प्रश्न को फिर से काफी जल्दी से हल कर सकते हैं। अब कैसे हल कर सकते हैं? देखो 3375 जो होता है, वो 15 का घन होता है, 15 का क्यूब होता है। जैसे ही हमने ये देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 जो थी, पहली संख्या थी, उसमें हमने 3 जोड़ दिया, 12 धन 3 कर दिया, और पूरे का हमने घन कर दिया। मतलब पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो हमने a प्लस 3 किया, पहली संख्या में 3 जोड़ा और पूरे का घन कर दिया, तो हमको दूसरी संख्या मिल गई। ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ है। देखो 7 में 3 जोड़ देंगे तो हमको मिलता है 10, और 10 का घन करने पे हमको क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 है, 4 में 3 जोड़ने पे हमको मिलता है 7, और 7 का जो घन होता है, हमने वीडियो की शुरुआत में भी देखा था, 343 होता है, 343 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। डेस्क को इस प्रकार से लिखा है, चेयर को इस प्रकार से लिखा जाता है, टेबल को कैसे लिखेंगे? DESK, इसको कैसे लिखा गया है? CEDFRTJL के रूप में। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, एस होता है 19 पे, के होता है 11 पे, सी हो जाता है हमारा 3 पे, ई 5 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे, आर 18 पे, टी 20 पे, जे 10 पे और एल 12 पे। अब देखो यहाँ पे कितने लेटर हैं? 1 2 3 4। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दुगनी संख्या है। कैसे इसका कनेक्शन निकल सकता है? देखो सिंपल है। ये 4 था, यहाँ पे 3 हुआ मतलब -1, ये 4 था, यहाँ पे 5 हुआ मतलब +1। तो एक जो लेटर था, उससे एक आगे का अंक, उससे एक आगे का लेटर और एक पीछे का लेटर, उसके एक बाद वाला। ऐसे ही देखो, ई के पहले आता है डी और बाद में आता है एफ, वही -1 +1 हुआ। एस के पहले आता है आर और बाद में आता है टी।
के पहले आता है जे और बाद में आता है एल, मतलब -1 + 1 यहाँ पे पूर्णतः हुआ है दोस्तों। चेयर को कैसे लिखेंगे? चेयर में भी यही हुआ है क्या? देखो, चेयर का सी होता है 3 पे और यहाँ पे बी होता है 2 पे और डी होता है 4 पे। 3 से 1 घटाया 2 मिला, 1 जोड़ा 4 मिला। एच होता है 8 पे, 1 घटाया तो 7 मिला मतलब जी, और 1 जोड़ा तो 9 मिला मतलब आई। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, 1। अब इसमें से अगर सेकंड सीरीज के अनुसार चढ़ दें तो ये होता है 27, 27 में से 1 घटाया तो जेड मिला, और 1 जोड़ा 1 में तो हमको मिला बी 2 नंबर पे, वही -1 + 1 हुआ। टेबल को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है। टी ए बी एल ई यहाँ पे दिया हुआ है। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, 1 घटाएंगे तो मिलेगा 19, 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा 21। 19 की प्लेस वैल्यू कौन से लेटर की होती है? एस की होती है, और 21 होता है यू पे, तो एस यू से हमारा उत्तर शुरू होगा। इसको देखो, जेड है, ए होता है 1 पे और 27 पे, 27 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 26, 26 मतलब जेड, और 1 जोड़ देंगे 1 में तो हमको मिलेगा 2, 2 मतलब बी। एस यू जेड बी किस ऑप्शन में है? सभी ऑप्शंस में दिया हुआ है। उसके बाद बी है, बी मतलब 2, 1 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 1, और 1 जोड़ देंगे तो मिलेगा 3, 1 घटाया तो यहाँ पे आ गया ए, और 1 जोड़ा वो 3 पे आता है सी। SUZBAC मतलब ये 2 ऑप्शन रूल आउट होते हैं। एल होता है 12 पे, 1 घटाया मिला 11, 1 जोड़ा मिला 13, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के, और ये हो जाएगा एम। उसके बाद तो यहीं पे खत्म हो जाता है, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। हाँ, फिर से ऑड वन आउट हमको यहाँ पे देखना है। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है, 1 असंगत है। असंगत शब्द का चयन हमें उत्तर के रूप में करना है। यहाँ पे दिया हुआ है अंधा, गूंगा, बहरा और विवर। तो ये सब शारीरिक अवस्था है, विकलांगता की, दिव्यांगता की अवस्था है। अंधा होना, गूंगा होना और बहरा होना। विवर जो है छिद्र के लिए इस्तेमाल होता है, ये बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था, संख्याओं के बीच में अंतर देखना रहेगा हमको। यहाँ पे कैसा अंतर है? 142, 150, 123। ठीक है, अंतर निकाल लेते हैं। 142 से 150 पे आए मतलब +8 हुआ। 150 से 123 पे आए मतलब कितना हो गया? ये -27 हो गया। 123 से 187 पे आए मतलब कितना हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है 4, और ये हो जाता है 6, +64 हो जाता है। इनके बीच में अंतर देख लो तो ये हो जाता है 5 और ये हो जाता है 125। तो कैसे चल रहा है? +8 -27 +64 -125, प्लस और माइनस के चिन्ह एक के बाद एकांतर रूप से, अल्टरनेट रूप से आ रहे हैं। 8 जो होता है हम जानते हैं 2 का घन होता है, 27 जो होता है 3 का घन होता है, 64 जो होता है 4 का घन होता है, और 125 5 का घन होता है। मतलब 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, और 2 3 4 5, अब क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 का घन क्या होता है दोस्तों? 6 का घन होता है 216, उसमें 62 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 8 7 278। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। फिर से डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। अब यहाँ पे कहा गया है एक जवान, फिर हमने डायरेक्शन चार्ट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया हमारा पूर्व, और ये हो गया हमारा पश्चिम। एक जवान 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है। 2 किलोमीटर चला वो उत्तर की ओर, मतलब इस दिशा में चला, यहाँ पे आ जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो उसका दायां इस तरफ होगा, राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड इधर होगा, बायां। फिर वो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 किलोमीटर चला, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आ जाता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है। जब इस दिशा में व्यक्ति जा रहा है तो उसका बायां किधर होगा? इस तरफ होगा। तो वो बाएं चलता है, बाएं मुड़कर लगातार चलता है, मतलब इस दिशा में वह चलते ही जा रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? चूंकि इस दिशा में चल रहा है, डायरेक्शन चार्ट के अनुसार ये दिशा होती दक्षिण, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
फिर से देखो ये प्रश्न हो जाता है हमारा ब्लड रिलेशन से संबंधित। मनोज कपिल के पिता हैं, तो मान लेते हैं कि ये कपिल है। कपिल के पिता कौन है? ये हो गए मनोज। उसके बाद देखो कपिल माया का इकलौता बेटा है, तो कपिल के पिता कौन है? मनोज। और माया का इकलौता बेटा मतलब माया उनकी माँ है, तो वो किसकी पत्नी हो जाएगी? मनोज की पत्नी हो जाएगी। ये माया हो गया, इकलौता बेटा है। उसके बाद काव्या माया की बेटी है, तो काव्या जो है माया की बेटी मतलब मनोज और माया दोनों की बेटी है, तो वो बेटी है तो किसकी बहन हो जाएगी? वो हो जाएगी कपिल की बहन, ये हो जाएगी काव्या। और आगे चलो, नेहा काव्या की बेटी है, तो ये नेहा जो है ये काव्या की बेटी है, की इकलौती बेटी है। ठीक है। अब कपिल का नेहा से क्या संबंध है? कपिल की बहन कौन है? काव्या। काव्या की बेटी कौन है? नेहा। तो कपिल नेहा का मामा हुआ, क्योंकि वो उसकी माँ का भाई है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा सिलोजिज्म से संबंधित है। स्टेटमेंट कौन कौन से दिए हुए हैं? सभी तने पत्ते हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी तने जो हैं पत्ते हैं। मान लेते हैं कि ये तने का है हमारा सर्कल, और सभी तने चूंकि पत्ते हैं तो पत्ते का सर्कल बाहर आ जाएगा। ये पत्ते का सर्कल हो गया। उसके बाद सभी फल पत्ते हैं। सभी जो फल हैं वो पत्ते हैं, तो फल का सर्कल पत्ते के अंदर आएगा। अब ये हमको नहीं पता कि फल और तने आपस में कुछ संबंध रखते हैं या नहीं। अब और आगे देखो, आगे देखें तो क्या दिया हुआ है अगले वाले में? सभी पत्ते ट्रंक हैं। जो सभी पत्ते हैं वो ट्रंक है, तो ट्रंक वाला जो सर्कल है वो और बड़ा बनेगा, और वो यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। सभी फले सभी पत्ते ट्रंक हैं। निष्कर्ष क्या क्या दिया हुआ है? सभी फल ट्रंक हैं। क्योंकि फल इस ट्रंक के सर्कल के अंदर आ रहा है, इसलिए ये वाला तो निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष एक। सभी ट्रंक तने हैं। ट्रंक का सर्कल ये बड़ा वाला है और तने का सर्कल सबसे छोटा वाला है, तो सभी ट्रंक तने नहीं है, ये तो सही नहीं है। उसके बाद देखो कुछ ट्रंक फल है। ये ट्रंक है और उसका कुछ हिस्सा फल है, इसलिए ये कंक्लूजन 3 भी, निष्कर्ष 3 भी हमारा सही है। तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो फिर से ऑर्डर एंड रैंकिंग सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है। 6 विद्यार्थी वृत्ताकार मेज की परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर से मेज बना लेते हैं। ये हमारी मेज है, गोल मेज है वृत्ताकार। 6 विद्यार्थी हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6। अब क्या कहा गया है? शर्ली लीना के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठी है, तो मान लेते हैं कि ये लीना है। दाईं ओर मतलब इसका दायां केंद्र की तरफ मुख है, इस तरफ मुख है। इसका दायां किस तरफ होगा? राइट, इस तरफ होगा। दूसरे स्थान पे बैठी है, तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान। ये कौन हो गई? शर्ली हो गई। ये पहले स्टेटमेंट से ही समझ में आया। डियाना शर्ली के दाईं ओर 5वें स्थान पे बैठी है। शर्ली है ये, उसका दायां किधर आएगा? इस दिशा में आएगा। 5वें स्थान पे बैठी है, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो डियाना कहाँ हो गई? यहाँ पे आ गई दोस्तों। और आगे चलो, डियाना शर्ली के दाईं ओर 5वें स्थान पे बैठी। वॉयलेट डियाना के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, तो वॉयलेट डियाना के दाईं ओर, डियाना ये रहा। अब उसके दाईं और तीसरे स्थान पे, तो दायां किधर है? इस दिशा में। 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा है? वॉयलेट बैठा है। ये वॉयलेट हो गया। अगला स्टेटमेंट क्या है? देखो, अब्दुल डियाना के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। अब्दुल डियाना के बाईं और, बायां मतलब इस दिशा में, तो वो कहाँ पे हो जाएगा? इस जगह पे दूसरे स्थान पे। ये पहला स्थान है, ये दूसरा। ये कौन हो जाएगा? अब्दुल हो जाएगा। एक जगह अब बच रही है अभी भी। विक्रम लीना के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है। लीना ये रहा, और उसका बायां बायां मतलब इस दिशा में, तो तीसरा स्थान, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा विक्रम। ये हो गया विक्रम। विक्रम और डियाने के बीच में कौन बैठा है ये देखना है।
ये है विक्रम और ये है डियाना, तो उनके बीच में कौन बैठा है? शर्ली बैठी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फिर से नंबर एनालॉजी है। देखो संख्याएं 407 है, 37 है, 253 है, 23 है। संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 23 है, 23 का जो वर्ग होता है वो 253 के पास में नहीं होता है। इसी प्रकार 37 का वर्ग भी 407 के पास में नहीं होता। 23 से अगर 253 बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? अगर इसमें 10 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 230 और फिर से 23 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा? 253। मतलब कितने का गुणा हुआ? 11 का गुणा हुआ। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे भी 10 का गुणा कर दो तो हमको मिलेगा 370 और फिर से 37 जोड़ दो तो हमको मिलेगा 407। एकदम से 11 का गुणा करने में थोड़ा हमको क्लिक करने में दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए हमने 10 का गुणा करा और फिर से वो संख्या जोड़ दी। अब यहाँ पे देखो समय बचाना है हमको, तो यहाँ पे है 590 और 10 का गुणा करने पे और फिर से 59 जोड़ दो उसमें, तो 9 14 6 649 ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, कोडिंग से संबंधित प्रश्न है। 17M 18N 55O 5, इसका मान क्या है? 46 है। हाँ, अब देखो इससे हमको 46 बनाना है और इनका मैथमेटिकल वैल्यू क्या है इन लेटर्स का, वो हमको देखना है। 55 है, 5 है, 17 है, 18 है। 17 और 18 को जोड़ने पे हमको मिलता है 35 और 35 में अगर हम 11 जोड़ दें तो हमको मिलता है 46। इन दोनों से 11 बना सकते हैं क्या? 55 में 5 का भाग देने पे 11 मिलेगा। माफ कीजिए। तो एक ये विकल्प हो सकता है। देखो 17 m की जगह रखा प्लस 18 n की जगह रखा फिर से प्लस 55 o की जगह रखा हमने डिवाइड, ये हो गया 5। बॉड में से हल किया, ये 11 बार गया तो देखो 17 धन 18 धन 11, तो ये कितना होता है? 46 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? m के लिए हमने प्लस का साइन यूज किया, n के लिए हमने प्लस का साइन यूज किया और o के लिए हमने डिवाइड का साइन यूज किया। यही लॉजिक यहाँ पे लगाओ दूसरे वाले में। तो 68 m 13 n 65 o 13, तो 68 धन 13 धन 65, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 13। ये 5 बार कट जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 68 धन 13 धन 5, तो ये कितना हो जाएगा? 68 और 13 को जोड़ा तो हमको मिलता है 81 और 5 86, जो कि इस समीकरण का मान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40 m की जगह प्लस 70 n की जगह 85 और ये o है, 0 लिखा गया है, ये o है, ये हो जाएगा 17, एक ये 5, तो ये कितना आएगा? 7 और 4 11, 110 और 5 115, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 समान है, एक असंगत है, उसको चुनना है। फॉरेक्स कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड। फॉरेक्स कार्ड बैंक से मिलता है, डेबिट कार्ड बैंक से मिलता है, क्रेडिट कार्ड बैंक से मिलता है, मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में या अन्य उपकरणों में लगता है जो बैंक से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर से नंबर सीरीज आ गई है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। संख्याओं के बीच में अंतर चूंकि बहुत ज्यादा बड़ा, एकदम से बड़ी या छोटी नहीं हो रही संख्या है, तो प्लस या माइनस से ही उत्तर मिलने की संभावना है। 483 से 498 आए मतलब कितना हुआ? प्लस 15 हुआ। 528 से 543 पे आए मतलब ये कितना हुआ? यहाँ पे भी प्लस 15 हुआ। 543 से 558 पे आए, यहाँ पे भी प्लस 15 हुआ। प्लस 15 हो रहा है हर जगह। तो 498 में अगर 15 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 513 और 513 में फिर से 15 जोड़ने पे हमको 528 मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं।
हाँ, फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे सवाल है। त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या है? 7 है, 5 है, 11 है, 24 है। हाँ, पैटर्न ढूंढना है हमको, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। देखो 7, 5 और 11, इससे 24 कैसे बना सकते हैं? मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7, 5 और 11, इससे अगर हमको 24 बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं? तो अब देखो 7 और 5 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 12, 12 में अगर 11 जोड़ दें तो हमको मिलता है 23, 23 में एक जोड़ने पे मिलता है 24, मतलब तीनों को आपस में जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा? तीनों को आपस में जोड़ा और उसमें एक और जोड़ा तो ये वाली बीच वाली संख्या मिली। ये लॉजिक यहाँ लग रहा है क्या? 8 और 9 को जोड़ा 17, 17 और 15 को जोड़ा तो हमको मिलता है 32, 32 में एक जोड़ने में मिलता है 33, लेकिन यहाँ 57 दिया है तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। और क्या लॉजिक हो सकता है? इन दोनों को जोड़ें, नहीं, इन दोनों का गुणा करें तो हमको मिलता है 35, 35 में से 11 घटा दें तो हमको मिलता है 24, ये लॉजिक हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये लॉजिक है क्या? 8 और 9 का गुणा किया तो हमको मिला 72, 72 में से हमने 15 घटाया तो हमको क्या 57 मिलता है क्या? 7 और 5, हाँ जी। तो इस एंगल वाली और इस एंगल वाली संख्याओं का गुणा किया और इसको घटाया। 12 और 3 का गुणा किया तो हमको मिलता है 36, 36 में से 3 घटाया तो हमको मिलता है 33, ये लॉजिक मिल गया है। तो 13 और 7 का गुणा करने पे हमको मिलता है 91, 91 में से 21 घटा देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 70, जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या होगी ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। ये डायरेक्शन का चार्ट है। माफ कीजिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया हमारे पास वेस्ट। मीनू उसके घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है। उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। तो ये हो गया, मान लेते हैं मीनू का घर, उसका प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, मतलब वो किधर खुलेगा? इस दिशा में, ईस्ट की दिशा में खुलेगा। तो मीनू जो है उसके घर से दाहिनी, घर के नजदीक, पहले वो उसके घर से निकलेगी तो किस दिशा की तरफ उसका मुख होगा? ईस्ट की तरफ होगा, पूर्व की तरफ होगा। अब वो दाहिनी तरफ जाएगी, दायां किधर आएगा उसका? देखो, जब कोई व्यक्ति इस दिशा में होता है तो उसका दायां इस तरफ आएगा, बायां इस तरफ आएगा। दाहिनी तरफ एक दुकान में, किराने की दुकान में जाती है तो वो दाहिनी तरफ चल के, मान लेते हैं इस किराने की दुकान पे आ जाती है, किराने की दुकान है। उसके बाद वह दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ती है। इस दुकान में जैसे ही प्रवेश किया फिर से दाहिनी ओर मुड़ी। अब जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है तो उसका दाहिना किधर आएगा? इस दिशा में आएगा। दाहिनी ओर मुड़ती है और ताजे उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर जाती है तो वो इस गलियारे की ओर आएगी, इस गलियारे की ओर आ रही है। हमसे क्या पूछा है? किस दिशा में चल रही है, तो गलियारा किस दिशा में है? देखो, ये है हमारी ईस्ट डायरेक्शन, तो ये, और वो उसकी विपरीत दिशा में चल रही है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम हमारा सही उत्तर होगा। हाँ, अब देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया गया है। ब्लड रिलेशन से संबंधित है। मीरा केतन की पत्नी है, तो ये है मीरा। वो किसकी पत्नी है? केतन की, तो ये केतन हो गया भैया। उसके बाद चलो, चैतन्य कपिला का भाई है जो कि सुदीप की पत्नी है। ये एक अलग स्टेटमेंट है, इसको कहीं यहाँ बना लेते हैं। ये चैतन्य कपिला का भाई है, ये है कपिला जो कि सुदीप की पत्नी है। सुदीप और कपिला पति पत्नी है और चैतन्य कपिला का भाई है। रानी केतन की माँ है। रानी जो है इस केतन की माँ है, ये रानी हो गई। और सुरेंद्र की पत्नी है, तो रानी के पति कौन हो गए? सुरेंद्र हो गए। चैतन्य रानी का पुत्र है, तो चैतन्य जो है रानी का पुत्र है, मतलब ये रानी है और ये सुरेंद्र, ये दोनों पति पत्नी है और उनका पुत्र कौन है? चैतन्य है। तो एक पुत्र तो हमको ये मिल गया था केतन, और दूसरा कौन हो जाएगा? चैतन्य, मतलब ये पूरा यहाँ पे उठ के आ जाएगा। ये हो गया चैतन्य, ये हो गई कपिला और ये हो गया उसका पति सुदीप।
मतलब रानी और सुरेंद्र पति पत्नी और उनकी 3 संतानें कौन कौन सी अभी तक हमको मिली है। एक केतन मिला है, ये केतन, एक चैतन्य मिला है और एक कपिला मिली है। वो कपिला के जो पति हैं सुदीप हैं और केतन की जो पत्नी है मीरा है। चैतन्य रानी का पुत्र है। सुरेंद्र का सुदीप से क्या संबंध है? तो देखो, ये दो भाई है केतन चैतन्य, उनकी एक बहन है कपिला और कपिला के जो पति हैं वो कौन है? सुदीप है। तो सुरेंद्र जो है वो कपिला के पिता होने के नाते सुदीप के ससुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो, एक पुस्तकालय में कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं। अच्छा प्रश्न है ये। 3 पुस्तकें बी, सी और ई हरी जिल्द वाली, जबकि बाकी पुस्तकों की जिल्द पीली है। ए, डी, बी नई पुस्तकें हैं जबकि बाकी पुस्तकें पुरानी हैं। ए, सी और बी कानूनी रिपोर्ट है जबकि बाकी गजेटियर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें हरी जिल्द वाली, पुरानी और कानूनी रिपोर्ट? जैसे जैसे स्टेटमेंट है वैसे वैसे हम उनको लिखते जाते हैं और एक अलग उनको पहचान देते जाते हैं। जैसे हरी जिल्द वाली है उसको एक अलग पहचान दे देंगे, नई और पुरानी को एक अलग पहचान दे देंगे, कानूनी और गजेटियर्स को एक अलग पहचान दे देंगे, तो हमें हमारा उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा। 3 पुस्तकें कौन सी? बी, सी और ई हरी जिल्द वाली है। तो ये है बी, ये है सी और ये है ई। ये है हरी जिल्द वाली। तो हरी जिल्द वाली है तो मान लेते हैं हम उनको एक सर्कल में लगा देते हैं। ये हो गया सर्कल। सर्कल क्या बता रहा है? ये जो सर्कल है वो हरी जिल्द को बता रहा है। ये हरी जिल्द को बता रहा है। ए, डी और बी नई पुस्तकें हैं। ए, डी और बी नई पुस्तकें हैं। तो मान लेते हैं एक स्क्वायर बना लेते हैं और स्क्वायर किसको बता रहा है? नई पुस्तकों को। तो नई पुस्तक ए, डी और बी। ए, डी और बी। इसमें अब देखो कॉमन क्या है? बी कॉमन मिला। तो मान लेते हैं जो कॉमन मिलता जा रहा है उस पे उसकी पुरानी वाली आकृति भी चढ़ा देते हैं। तो ये पुरानी वाले, तो इसका अर्थ क्या हुआ? बी जो है वो नई बी है और हरी जिल्द वाली है। उसके बाद अगले और स्टेटमेंट पे चलो। अब देखो क्या कहा गया है? ए, सी और बी कानूनी रिपोर्टें हैं। ए, सी और बी कानूनी रिपोर्टें हैं। तो जो कानूनी रिपोर्ट है उसके लिए हमें ट्राइंगल बना देते हैं। मान लेते हैं ये कानूनी रिपोर्ट है, तो इन तीनों पे ट्राइंगल बना देते हैं। ये ट्राइंगल है, ए, सी और बी। इनकी पुरानी आकृति भी देख लो। अब देखो, बी पे सर्कल भी आ जाएगा, तो ऊपर से शुरू करते हैं, और बी पे स्क्वायर भी आ जाएगा, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद सी पे सर्कल भी आ जाएगा, ये सर्कल हो गया। उसके बाद ए पे स्क्वायर आ जाएगा। ये बन गया हमारा फाइनल चित्र। हमसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन सी हरी जिल्द वाली, पुरानी और कानूनी रिपोर्ट है? तो ऐसा नंबर जो सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल दोनों के अंदर आ रहा हो लेटर, वो हरी जिल्द वाला होगा, पुराना होगा और कानूनी रिपोर्ट होगा। तो ऐसा नंबर कौन सा है? तो अब ये वाली जो पुस्तक है वो नई, हरी जिल्द वाली और कानूनी है। अब हमसे पुरानी पूछा है, तो इसमें थोड़ी एक चीज ये देखनी होगी कि नई के लिए हमने क्या बनाया था? स्क्वायर बनाया था। तो पुरानी कौन कौन सी हो जाएगी? कुल पुस्तक कितनी हो गई? ए, बी, सी, डी, ई। उसके बाद कोई रिपीट मतलब और कोई यूनिक नहीं है, तो 5 पुस्तक है। ए, डी, बी अगर नई है तो पुरानी कौन कौन सी हो जाएगी? ए, बी। तो यहाँ पे सी जो है वो पुरानी हो जाएगी और ई जो है वो भी पुरानी हो जाएगी। तो पुरानी के लिए मान लेते हैं हम एक नई आकृति दे देते हैं। पुरानी के लिए हम एक इस प्रकार से इसके ऊपर स्टार बना देते हैं। ये स्टार है, तो स्टार कहाँ पे आ गया? सी पे आ गया स्टार। तो अब कौन क्या क्या पूछा हमसे? हरी जिल्द वाली सी
हरी जल्द वाली क्योंकि सर्कल में आ रहा है। कानूनी रिपोर्ट मतलब ये कानूनी रिपोर्ट भी है। और पुरानी पुरानी मतलब स्टार स्टार वाली है। तो सी हमारा सही उत्तर होगा। एक मतलब इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करें अलग अलग आकृति के साथ। अगर यहाँ पे नया पूछा होता तो हमारा उत्तर बी होता, लेकिन हमसे पूछ लिया पुराना तो हमको एक ये वाला कैलकुलेशन और करना पड़ गया दोस्तों। आगे चलते हैं, वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अब देखो फिर से नंबर एनालॉजी है, पांचवी संख्या देखो 21 और 6 का जो कनेक्शन है, 15 और 4 का जो कनेक्शन है वो देखना है। 15 से हमको लाना है 4 या 4 से 15 लाना है ऐसा मान लो, और इसी प्रकार 21 से लाना है 6। तो 42 से कौन सी संबंधित संख्या आएगी ये हमको ज्ञात करना है। संख्याओं के बीच में अंतर देख लो, संख्याओं के बीच में अंतर काफी ज्यादा हालांकि बड़ा नहीं है, लेकिन 2-3 गुणा के आसपास है। क्योंकि इसमें देखो तो 9 घटाएंगे तो 11 घटाएंगे तो 4 मिलता है, लेकिन यहाँ 11 घटाओ तो 6 आ रहा है, तो 11 घटाने पे 10 आना चाहिए था। तो अब देखो 4 में अगर हम 4 में 3 का गुणा करें तो हमको मिलता है 12, और 3 जोड़ दें तो मिलता है 15। इसी प्रकार देखो 6 है, 6 में अगर हम 3 का गुणा करें और फिर से 3 जोड़ दें तो मिलेगा 21। तो इसमें है 42, 3 जोड़ा था तो क्या हो जाएगा 39, और 39 में 3 का भाग दे दें पे हमको क्या मिलेगा 13। मतलब 13 में 3 का गुणा किया तो 39 मिला, और 3 जोड़ा तो हमको मिला 42। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हाँ, फिर से कोडिंग डिकोडिंग है। 64L 50M 15N6, इसका मान क्या है 24 है, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में किया था वैसे ही हमको इसको फिर से हल करना पड़ेगा। अब इससे हमको बनाना है 24। तो देखो अब यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं 60 और 50, ये तो काफी ज्यादा बड़ी संख्या है, और छोटी संख्या लानी है 24 लानी है। इन दोनों को जोड़ें तो हमको क्या मिलता है, 60 और 50 को जोड़ने पे मिलता है 114, और 114 में से 15 और 6 का गुणनफल घटा दें मतलब 90 घटा दें तो हमको मिलेगा 24। हाँ देखो लॉजिक, शायद ये लॉजिक मिल गया है हमको। मतलब एल की जगह हम प्लस का साइन लगा दें, एम की जगह प्लस का साइन लगा दें, और एन की जगह डिवाइड का साइन लगा दें तो हमें हमारा उत्तर मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी यही क्या 100, एल की जगह प्लस का साइन 50, एम की जगह प्लस का साइन 13, और ये ये गुणे का चिन्ह है, डिवाइड का नहीं, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ये 5। तो अब देखो 100 और 50 को जोड़ा तो हमको 150 मिला। अरे ये भी माइनस का चिन्ह है, गड़बड़ हो गई टाइपिंग में, ये भी माइनस का चिन्ह है। तो ये 100 और 50 को जोड़ा 150 माइनस 13 और 5 का गुणनफल होता है 65, घटाया तो हमको क्या मिलेगा, घटाया तो हमको मिलेगा 85, जो कि हमारा यहाँ पे समीकरण का मान है। क्या पूछा है अब हमसे, 6L है, L की जगह प्लस का साइन 8, M की जगह माइनस का साइन 4, और N की जगह मल्टीप्लाई का साइन। तो 4 और 3 12 होता है, और 8 और 6 14 होता है। 14 माइनस 12 क्या मान होता है दोस्तों, 2 होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑड वन आउट चुनना है। क्या क्या ऑप्शन है, दौड़ा दौड़ी, तीव्र गति, हड़बड़ी और मंद गति। अब देखो यहाँ पे दौड़ा दौड़ी मतलब तेजी से किया हुआ कार्य, तीव्र गति मतलब तेजी से किया हुआ कार्य, हड़बड़ी में भी आमतौर पे तेजी से ही कुछ कार्य किया जाता है, मंद गति काफी आराम से किए हुए कार्य को किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर देख लेते हैं। देखो 86 से आए हम 107 पे, मतलब कितना हो गया 86, 96, 106, मतलब ये +21 हुआ। इनके बीच में अंतर देखो 107 से हम आ गए 82 पे, मतलब कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5 और 2। 107 से हम आए 82 पे मतलब -25। उसके बाद इन दोनों के बीच में अंतर देख लो, तो ये कितना हो जाता है 18 और 11 29, तो ये +29। इन दोनों के बीच में अंतर देख लो, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारे पास 4 और
3 मतलब -34। इन दोनों के बीच में अंतर देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाता है, 22 और 15 37 मतलब +37, नहीं 22 और 15 18 और 22 39। कुछ गलत कर रहा हूँ, 115 ये हो गया 78, 15 7 37 है। तो अब यहाँ पे कैसा अंतर चल रहा है ये देखते हैं। 21 21 और 25 मतलब 4 का अंतर हुआ, यहाँ पे भी 4 का अंतर हुआ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। ये 33 है, ये 33 है। तो 21 25 29 33 37, तो कितने का अंतर है? यहाँ देखो 4 का अंतर है। 21 से 25 पे आए 4 का अंतर हुआ, 25 से 29 पे आए 4 का अंतर हुआ, 29 से 33 पे आए 4 का अंतर हुआ, 33 से 37 पे आए 4 का अंतर हुआ। तो साइन अल्टरनेट चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 4 जोड़ देंगे तो 37 में 4 जोड़ने पे 41, मतलब क्या है 115 में से अगर 41 कर दें, घटा दें, तो हमको हमारा उत्तर मिल जाएगा 4। और 11 में से 4 गए तो हमको मिलता है 7। 74 हमारा सही उत्तर होगा। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो अल्टरनेट सीरीज वाले मेथड से भी कर सकते हैं। 86 107 82 111 78 और 115। 86 से 82 पे आए -4 हुआ, 82 से 78 पे आए -4 हुआ, 107 से 111 पे आए +4 हुआ, 111 से 115 पे आए +4 हुआ, +4 -4। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से -4 हो जाएगा, तो ये 74 हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर है। मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी, या तो इसको हॉरिजॉन्टली करेंगे या फिर वर्टिकली करेंगे। बड़ी संख्या कहाँ पे है, देखो 26 बड़ी संख्या है, 55 बड़ी संख्या है, 79 बड़ी संख्या है। तो हम वर्टिकली ये बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो 11 और 5, 5 और 11 दिया हुआ, इन दोनों को जोड़ दो तो हमको मिलता है 16। 16 में अगर हम क्या जोड़ें, 10 जोड़ें तो हमको मिलता है 26। यहाँ पे देखो 19 और 12 को जोड़ने पे मिलता है 31, 31 में 10 जोड़ने पे मिलता है 41, जो कि 55 नहीं है। और कैसे बना सकते हैं, हाँ 5 में 3 का गुणा करने पे मिलता है 15, और 15 में 11 जोड़ने पे हमको मिलता है 26। इसी प्रकार 12 में 3 का गुणा करने पे मिलता है 36, और 36 में 19 जोड़ दिया। 36 में अगर हम 19 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 55 मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब ए बी सी है, तो हमने 3a प्लस बी किया तो हमको सी मिला। तो यहाँ पे ये 3a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, 25 बराबर 79। तो 3a बराबर 79 माइनस 25 कर देंगे तो हमको क्या मिलता है, ये मिलता है 4 और ये मिलता है 5। 3a का मान ये है, तो ये 18 बार कट जाएगा, तो a का मान क्या आ जाएगा, 18 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। फिर से देखो, अब ये डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। डायरेक्शन चार्ट बना लो। ये हो गया उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया हमारा पूर्व, और ये हो गया हमारा पश्चिम। हम्म, एक समय सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त किधर से होता है, ईस्ट से होता है, ये सनराइज, और ये सनसेट, ये सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त के समय खड़े हुए हैं भाई दो व्यक्ति, कौन कौन, महेश और विक्रांत। तो सन कहाँ पे है, सन कहीं कहीं पे यहाँ पे, अगर ये डायरेक्शन है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो सूर्यास्त कहाँ, ये वेस्ट के पास में होगा। तो ये इस तरीके से ये सन है हमारा। सूर्यास्त के समय खड़े हुए हैं, एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हुए हैं। तो कोई जब सनसेट होता है तो किसी व्यक्ति की छाया किधर पड़ेगी, अगर मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसकी छाया किधर, इस दिशा में आएगी, मतलब ईस्ट दिशा में आएगी। तो ये दोनों खड़े हुए हैं और उनकी छाया के बारे में हमको
जानकारी दी है, मतलब छाया किधर बन रही है? छाया बन रही है ईस्ट की डायरेक्शन में। अब क्या कहा गया है? महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हुए हैं, और अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं बनती है, दायां किधर होगा? हम जहां से बना रहे हैं, तो ये हो गया राइट, और ये हो गया हमारा लेफ्ट। महेश, विक्रांत की छाया महेश के दाएं ओर, महेश का दायां मतलब महेश का दायां मतलब इस दिशा की ओर उसकी छाया पड़ रही है, तो महेश का दायां है, तो महेश का मुख किधर होगा? इस दिशा में होगा। महेश इस दिशा में देख रहा है और उसका दायां इस तरफ है, तो विक्रांत किस दिशा में देखेगा? एक दूसरे की पीठ करके खड़े हुए हैं, तो विक्रांत इस दिशा में देखेगा। ये ऐसे एक दूसरे की तरफ खड़े हुए हैं, ये सनसेट हो रहा है, और छाया विक्रांत की महेश के दाईं ओर इस तरफ पड़ रही है, तो महेश का किस दिशा की ओर मुख किए हुए है? महेश डायरेक्शन चार्ट के अनुसार उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हाँ, अब फिर से आगे चलते हैं। ब्लड रिलेशन से संबंधित है। अथर्व का विवाह चेतना के साथ हुआ है, जो दिलीप की इकलौती बहन है। अथर्व, ये है अथर्व, इसका विवाह किसके साथ हुआ है? चेतना के साथ हुआ है। तो अथर्व और चेतना पति पत्नी है, जो दिलीप की इकलौती बहन है। तो चेतना का भाई कौन हो जाएगा? दिलीप हो जाएगा, और दिलीप की इकलौती बहन है। ठीक है, ये भी ठीक है। ये माइनस, ये प्लस। उसके बाद मुकुल चेतना के दादाजी हैं, तो चेतना यहाँ है, उसके दादाजी कौन हो जाएंगे? ये उसके फादर हो जाएंगे, ये पिताजी हो जाएंगे, और उसके पिताजी के पिताजी दादाजी हो जाएंगे। कौन है? ये मुकुल है। नेहा का विवाह मुकुल के साथ हुआ है, तो मुकुल की पत्नी कौन है? नेहा है। उसके बाद उनके दो बेटे हार्दिक और भावेश हैं। मुकुल और नेहा के दो बेटे हैं, कौन कौन? हार्दिक है, हार्दिक है और भावेश है। हार्दिक अविवाहित है, हार्दिक अविवाहित है, लेकिन हमने तो यहाँ पे उनकी डॉटर इन उनकी पोती के बारे में भी बात कर ली। तो चेतना के पिता कौन हो जाएंगे? हार्दिक चूंकि अविवाहित है, तो ये भावेश हो जाएंगे। और इसके भाई कौन हो जाएंगे? हार्दिक हो जाएंगे। ये हार्दिक हो गए। अंजलि नेहा की बहू है। नेहा की बहू है मतलब जिस बेटे की शादी हो गई है उसकी पत्नी, मतलब भावेश की पत्नी है। कौन है? अंजलि है। इस प्रकार से फैमिली ट्री बन रहा है। ज्ञान दिलीप और एकता का बेटा है, तो ये दिलीप, ये रहा, और उस एकता, एकता मतलब उसकी पत्नी, ये एकता हो गई, और इनका बेटा कौन है? ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये उनका बेटा। चेतना का ज्ञान से क्या संबंध है? तो देखो, ज्ञान के पिता कौन है? दिलीप, और दिलीप की बहन जो है चेतना, तो वो ज्ञान की बुआ हो जाएगी। पिता की बहन को बुआ कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसमें से 5/7 बेच दिए, कुल कितने गुलाब बचे, ये हमको देखना है। काफी सरल प्रश्न है। 133 गुणित 5/7 उसने बेच दिए हैं, तो कितने बेचे हैं ये पता चल जाएगा। 7, 1 और इधर बचे 6, मतलब 19, 19 पंजे 95 गुलाब उसने बेच दिए हैं। कितने में से बेच दिए हैं? 133 में से बेच दिए हैं। ये घटा दो तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा दोस्तों, जो कि होगा 38, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण का मान सही होगा? छोटा सा समीकरण है, डिवाइड का चिन्ह है नहीं, तो हमको ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। 2 और 0 को आपस में बदल देते हैं, 2 और 0 को आपस में बदल देते हैं सर। अब यहाँ पे देखो, 7 माइनस 8 गुणित 2 धन 9 बराबर 0। हल कर लेते हैं। 7 माइनस 16 धन 9, 7 और 9 को जोड़ा तो 16, और ये -16 पहले से ही है, तो 16 - 16 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर
एक ही में हमें हमारा उत्तर, पहले वाले ऑप्शन में ही हमें हमारा उत्तर मिल गया। आगे चलते हैं। हाँ, फिर से नंबर एनालॉजी से प्रश्न आया है। 512 8, 1331 13। सीधे हमारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। 512 मतलब क्या होता है? 8 का घन होता है। 1331 होता है 11 का घन। सामने कौन सी संख्या दी हुई है? 10 दी है, मतलब 2 घटा दिया। तो ए है, बी है, हमने क्या किया? b-2 किया, पूरे का क्यूब किया, तो हमको a मिला। यहाँ पे भी वही हुआ, b-2 मतलब 11 और पूरे का क्यूब किया तो a मिला। यहाँ क्या दिया हुआ है? 11, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9, 9 का क्यूब करने पे हमको क्या मिलेगा? 729, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सही उत्तर होगा। हाँ, आप देखो, कूट भाषा में लैंप को कैसे लिखा गया है? LAMP। इसको कैसे लिखा गया है? IWJ और L। प्लेस वैल्यू देख लो, 12, 1, 13, 16। I हो गया 9 पे, W हो गया 23 पे, J हो गया 10 पे और L हो गया 12 पे। देखो, 12 से 9 पे आए मतलब कितना हुआ? -3 हुआ। इसकी सेकंड सीरीज की देखें तो ये तो है 27, 27 से 23 पे आए मतलब -4 हुआ। हाँ, तो ये -3 हुआ, ये -4 हुआ। 13 से 10 पे आए -3 हुआ, 16 से 12 पे आए -4 हुआ। तो -3 -4 -3 -4। लॉग्स को कैसे लिखेंगे? LOGS। 12, 15, 7 और 12 ये प्लेस वैल्यू होती है। -3 किया तो मिला 9, और 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? I की होती है। -4 किया तो मिला 11, और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? A की होती है। -3 किया तो हमको मिला 4, 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? D की होती है। -4 किया तो हमको मिला 8, और 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों? H की होती है। IKDH, IKDH। H यहाँ पे दिया नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ वो टाइपिंग एरर हुआ है। अदरवाइज IKDH हमारा सही उत्तर होगा। IKD या तो ये H होगा या ये H होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। और आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, आप देखो, फिर से नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। 64 से 72 पे आए मतलब कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास प्लस, हाँ, +8 हुआ। 72 से 45 पे आए मतलब कितना हो गया? 12, 7 और 2 -27। 45 से 109 पे आए मतलब कितना हो गया? 4 और ये 6 +64। 8, 27, 64। 8 क्या होता है? 2 का घन होता है, ये प्लस हुआ था। 27 3 का घन होता है, ये माइनस हुआ था। 64 4 का घन होता है, तो ये प्लस माइनस प्लस 2 3 4। अब यहाँ पे ये कायदे से 125 का अंतर होना चाहिए। 109 और 16 जोड़ा तो 25, मतलब ये कितना हुआ? माइनस हुआ। तो ये क्या हुआ? -5 का क्यूब। 2 3 4 5 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और किसका क्यूब होगा? 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब होता है 216। 216 में -16 जोड़ेंगे मतलब घटाएंगे तो 200 मिलेगा, जो कि ऑप्शन 2 है हमारा सही उत्तर। और आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे है प्रश्न। हाँ, अब देखो, इसमें तो सब संख्याएं बराबर ही दिख रही है। 13, 30, 34 या तो हॉरिजॉन्टली होगा या वर्टिकली होगा। वर्टिकली करने की कोशिश कर लेते हैं। 13, 27, 9, 34, 14, 22। इससे कैसे बना सकते हैं? उन 13 और 19 को अगर हम जोड़ दें तो हमको मिलता है 13 और 19 को जोड़ने पे 32। 32 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमको मिलता है 27। इसी प्रकार 34 और 22 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 76। 76 में से 5 घटा दें तो 71 है, लेकिन यहाँ तो 14 दिया हुआ है, ऐसे तो नहीं हो रहा। इन दोनों पे करो कुछ, तो 13 और 27 इसमें घटा दें तो हमको मिलता है 14। 14 में 5 जोड़ने पे मिला 19, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव संख्या है, ये ऐसे नहीं मिल रहा। इन दोनों से कर 27 और
19 से अगर हम करें तो 46, 46 और 13 का भी कोई संबंध नहीं है। वर्टिकली करके देखते हैं। 13 और 30, 13 और 30 से 34 बना सकते हैं क्या? तो ये हो गया हमारा 43, 43 के अंकों को बदल दिए तो 34 मिला। 19 और 30, इसके इन दोनों को देखो तो ये होता है 49, 49 के अंकों को बदलने पे तो 22 नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं हुआ। पहले और तीसरे को देखो, 19 और 22 दिया हुआ है, 19 और 22 दिया हुआ है, इससे बना सकते हैं क्या? 19 है और 22 है, 22 का अगर आधा कर दें तो हमको मिलता है 11, और 11 और 19 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 30। इसी प्रकार देखो 34 का आधा करने पे हमको मिलता है 17, 17 और 13 को जोड़ने पे मिलता है 30। हाँ, ये लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। ए बी सी, हमने ए प्लस सी बटे 2 किया तो हमको बी मिला। देखो यहाँ पे 17, 13 था और धन 34 बटे 2 किया तो 13 धन 17, जो कि 30 होता है, जो कि बीच वाली संख्या है। और ऐसे ही यहाँ पे भी इसका आधा किया 11 और उसमें 19 जोड़ा तो हमको मिला 30, जो कि बीच वाली संख्या है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस लॉजिक के अनुसार हो जाएगा ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी। तो ए क्या है? 27 है, सी क्या है? 14 है, 14 में 2 का भाग दे देते हैं। तो अब देखो 27 और 14, 27 धन 7 दोनों को जोड़ दें तो हमको मिलता है 34, जो कि हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से हमारे पास डिस्टेंट डायरेक्शन का प्रश्न है। ये हो गया नॉर्थ हमारा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला मतलब इस दिशा में चला, ये उसका पूर्व की दिशा में चलने के बाद ये पॉइंट आया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है तो उसका दायां किधर आएगा? इस तरफ आएगा। वो दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर थोड़ी छोटी रेखा बनानी पड़ेगी। अब वो फिर से दाईं ओर मुड़ा, यहाँ पे चलेगा तो उसका राइट हैंड किधर आएगा? इधर आएगा, और चलना जारी रखता है, मतलब यहाँ से वो कंटिन्यूसली चलना जारी रख रहा है। तो किस दिशा में चल रहा है? तो ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम की दिशा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न। धीरज ने संदीप से कहा, मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। धीरज ने धीरज ने संदीप से कहा कि मेरी माँ, मतलब किसकी माँ? धीरज की माँ। तो ये हो गया धीरज, धीरज की माँ, ये माँ। तुम्हारी माँ मतलब किसकी माँ? संदीप की माँ की इकलौती पुत्री है। तो संदीप की माँ मान लेते हैं ये है, तो उसकी इकलौती पुत्री कौन हो गई? धीरज की माँ हो गई। तो इकलौती पुत्री मतलब संदीप कौन हो गया? धीरज की माँ का भाई हो गया। ये धीरज की माँ का भाई हुआ। धीरज ने संदीप से कहा कि मेरी माँ मतलब धीरज की माँ, तुम्हारी माँ मतलब संदीप की माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब धीरज की माँ और संदीप भाई बहन है। धीरज की माँ का संदीप से क्या कनेक्शन है? क्या किस प्रकार से संबंधित है? धीरज की माँ संदीप की बहन है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम्म दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं। एक ये बड़ा हमको शब्द दिया गया है, इसके लेटर से कौन से शब्द नहीं बना सकते? देखो, यहाँ से हम सीधे जो जो वर्ड है उसको काटते जाते हैं। इसमें देखो डी है, यहाँ पे डी है, उसके बाद ई है, एक बार और ई है, ई है, फिर पी है, ये रहा पी, उसके बाद ई एक बार और है, ये रहा एक बार और ई, फिर है एन, ये रहा एन, और फिर एक और बार एन। तो डीपन तो बनाया जा सकता है। उसके बाद देखो रिट्रीट, आर दिख रहा है क्या? हाँ, आर ये रहा, उसके बाद ई ये रहा, उसके बाद टी ये रहा, उसके बाद एक और बार आर, एक और बार आर, यहाँ पे तो एक ही बार आर दिया हुआ है, तो आर इसमें एक ही बार दिया हुआ है, जबकि इसमें 2 बार आया है, तो ये ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। हम्म
नीचे की दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही नहीं होगा? संख्या कौन कौन सी बदलनी? 3 और 7 को आपस में बदलना है। समीकरण लिख लेते हैं फटाफट। 3 और 7 को आपस में बदल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणित 4 माइनस 6 बराबर 25। हल कर लेते हैं। 7 चौक 28 धन 3 माइनस 6, इन दोनों को जोड़ा 31 माइनस 6 बराबर 26। तो पहला वाला तो सही है, जो सही नहीं है वो हमको हमारे उत्तर में देना है। 7 और दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाला क्या है? 7 की जगह आ जाएगा 3 गुणित 2 प्लस 3 की जगह आ जाएगा 7 माइनस 4, 3 दूना 6 प्लस 7, इसका मान आना चाहिए 11। 7 माइनस 11, 7 और 6 13, 13 माइनस 11, इसका मान है 2, जबकि सामने दिया हुआ है 11। तो यही वाला समीकरण सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी। 14 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। बड़ी संख्या है 14 और इधर दिया हुआ है 4। 4 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 12 और 2 जोड़ दें तो मिलता है 4। यहाँ पे देखो, 6 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो मिलता है 18 और 18 में 2 जोड़ने पे मिलता है 20। लेकिन यहाँ तो हमको दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 18, जबकि इस लॉजिक से तो 20 आ रहा है, तो ये तो नहीं हुआ। अब बड़ी संख्या से छोटी बनाएं क्या? बड़ी संख्या है 14, 14 का अगर आधा करें तो हमको मिलता है 7, 7 में से 3 घटाएं तो मिलता है 6। इसी प्रकार 18, 18 का अगर हम आधा करें तो हमको मिलता है 9, 9 में से 3 घटाएं तो हमको मिलता है 6। मतलब ए और बी करके दो संख्या दी है, तो ए बटे 2 किया, फिर -3 किया तो हमको मिलता है बी। अब देखो यहाँ पे है 22, 22 बटे 2 किया, -3 किया, मतलब ये कितना हो गया? 11 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 के रूप में सही उत्तर होगा। हाँ, फिर कोडिंग डिकोडिंग से है। लास्ट को कैसे लिखा गया है? LAST। इसको कैसे लिखा गया है? PFWY। 12 1 19 20, ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। 16 6 W 23 और Y 25, ये इनकी प्लेस वैल्यू हो गई। 12 से 16 पे आए मतलब कितना हो जाता है? ये +4 हो जाता है। 1 से 6 पे आए मतलब कितना हुआ? +5 हुआ। 19 से 23 पे आए मतलब +4 हुआ, और 20 से 25 पे आए तो +5 हुआ। +4 +5 +4 +5। मीन को कैसे लिखेंगे? MEAN। M की प्लेस वैल्यू होती है 13, E हो जाता है 5 पे, ये हो जाता है 1 पे A, और N हो जाता है 14 पे। +4 कर दें तो ये हो जाता है 17, +5 कर दें तो ये हो जाता है 10, +4 कर दें इसमें तो ये हो जाता है हमारे पास 5, और +5 कर दें तो ये हो जाता है 19। 17 आता है Q पे, 10 आता है J पे, 5 आता है E पे, और 19 आता है S पे। QJES। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखो, 4 शब्द फिर से हमको ऐसा उत्तर ढूंढना है, एक विकल्प ढूंढना है जो बाकी 3 से भिन्न हो। मधुमक्खी का छत्ता, कुत्ता घर, सुअर बाड़ा और शावक। देखो, मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खी रहती है, कुत्ता घर में कुत्ता रहता है, सुअर बाड़े में सुअर रहता है। शावक शेर के छोटे बच्चे के लिए कहा जाता है। तो ये बाकियों से भिन्न है क्योंकि ये एक जानवर के छोटे स्वरूप को दर्शा रहा है, एक एनिमल के छोटे स्वरूप को दर्शा, ये बाकी के 3 जानवरों के रहने की जगह को दर्शा रहे हैं, ये बाकियों से भिन्न है। नेक्स्ट में देखते हैं अब क्या दिया गया है। फिर से नंबर सीरीज है। यहाँ पे संख्याओं के बीच में देखो अंतर कम लग रहा है, प्लस माइनस से उत्तर मिलने की संभावना है। 451 से 472 पे आए मतलब कितना हुआ? +21 हुआ। 472 से 493 पे आए, यहाँ पे भी +21 हुआ। 493 से 514 पे आए, यहाँ भी +21 हुआ। 21 21 21 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 में 21 जोड़ देंगे तो 535 मिलेगा। 535 में फिर से 21 जोड़ा तो 556 मिला, मतलब वही +21 के सीरीज चल रही है। तो 535 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आप वीडियो को लाइक करते चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए।
फिर से फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित प्रश्न है। हाँ, अब देखो बड़ी संख्या ये वाली दिख रही है इस कॉलम की, तो हॉरिजॉन्टली ये हल हो सकता है। 15 और 6 से हम 48 कैसे बना सकते हैं ये हमको देखना है। इसी प्रकार 17 और 7 से 55 कैसे बना सकते हैं ये हमको देखना है। तो 6, 15 और 6, ये हो गया 6, ये हो गया 15। 15 में अगर हम, और ये है 48, 15 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 30, और 6 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 48। दोनों को जोड़ने 18, तो 6 में 3 का गुणा करने पे 18 मिलता है, दोनों को जोड़ने पे 48 मिल जाएगा। 7, 17 और 55, इसमें 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 34, इसमें 3 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 21। दोनों को जोड़ने पे 21 और 34 मतलब कितना हो गया, 55 हो गया। यही लॉजिक हुआ है। ए में 3 का गुणा किया है, बी में 2 का गुणा किया है, तो हमको तीसरी संख्या सी मिली है। 13 में 3 का गुणा किया तो हमको मिलता है 39, और 29 में 2 का गुणा किया तो हमको मिलता है 58। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है, 7, हासिल क्या है 1, 5 और 1 6 और 3 9, 97। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं। अब देखो फिर से ये हमारे सामने जो प्रश्न आया है ये ब्लड रिलेशन से संबंधित है। निकोल डियोन की बहन है, तो ये निकोल है। वो किसकी बहन है, वो बहन है डियोन की। ठीक है, वेनेसा डियोन की माँ है। ये वेनेसा है, ये डियोन की माँ है। राज वेनेसा के पिता हैं, तो राज जो है वो वेनेसा के पिता हैं। अंजलि राज की माँ है, ये अंजलि राज की माँ है। पॉल राज के पिता हैं, अंजलि माँ है, इसलिए पॉल अंजलि के पति हो जाएंगे। ये पॉल राज राज के पिता हैं तो अंजलि के पति हैं। तो कैसी फैमिली ट्री बनी है, अंजलि और पॉल पति पत्नी है, उनका बेटा राज है, उनकी बेटी वेनेसा है, और उसकी जो 2 संतानें हैं वो है निकोल और डियोन। वेनेसा निकोल से कैसे संबंधित है, अब देखो ये तो सिंपल ही है, इतनी ऊपर तो जाने की अब जरूरत ही नहीं। निकोल और डियोन भाई बहन या भाई बहन भाई हो सकते हैं, या बहन बहन हो सकती है, और इन दोनों की माँ जो है वेनेसा है, तो वेनेसा निकोल से माँ के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यदि अक्षर संख्या हो तो कौन से 5 अक्षरों का युगफल 51 होगा। अक्षर संख्या है मतलब ये प्लेस वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट है, तो प्लेस वैल्यू का युगफल निकालना है। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, आई होता है हमारा 9 पे, और टी होता है 20 पे। इनको जोड़ लेते हैं, या 51 मिलता है। 1 और 5 6, 6 और 15 21, 21 और 9 30, 30 और 20 50, तो इसमें तो नहीं मिला, ये तो रॉन्ग हुआ। ए होता है 1 पे, ओ होता है हमारा 15 पे, यू होता है हमारा 21 पे, ई होता है हमारा 5 पे, और एच होता है 8 पे। 1 और 15 16, 16 और 21 होता है 37, 37 और 5 42, 42 और 8 50, तो ये भी नहीं हुआ। ठीक किया हमने, 16, 16 और 21 37, 37 और 5 42, हाँ ठीक है। अब देखो ए होता है 1 पे, आई होता है 9 पे, ओ होता है 15 पे, ई होता है 5 पे, यू होता है 21 पे। इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 9 10 और 15 25 और 5 30 और 20 20, 25 और 15 30 और 21 51, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर है। हम्म, 4 भाई PQRS होटल जाते हैं, वे 4 कमरों 301, 302, 303, 304 बुक करते हैं। पी और आर की कमरों की संख्या का योगफल 603 है, और आर और एस की कमरों की संख्या का योगफल 604 है। PQR की कमरों की संख्या का योगफल क्या होगा। कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। पी और आर, इनकी कमरों की संख्या का योगफल क्या है, 603। अब देखो इन संख्याओं से 603 कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी संख्या है, 301, 302, 303 और 304। इनमें से अगर 2 संख्याएं लेनी हो और 603 बनाना हो, तो हमारे पास एकमात्र, और जोड़ना ही है क्योंकि योगफल की बात हुई है,
तो 1 और 2 ही लेना पड़ेगा। मतलब या तो P और R तीन, या तो P 301 में ठहरा है तो R 302 में ठहरा होगा, और या फिर ये 302 में ठहरा है तो ये 301 में ठहरा होगा। ये क्लैरिटी हमको यहाँ से मिल जाती है। इसी प्रकार देखो आर और एस में क्या कहा गया है, 604 है। अब 4 बनाना है तो यहाँ पे कैसे बन सकता है, एकमात्र ऑप्शन है 301 और 303 को जोड़ दिया जाए। तो R अगर 301 पे है तो S 304 पे होगा, और इसी के विपरीत अगर R 304 पे है तो S 301 पे होगा। लेकिन अगर पहले वाले पे देखें तो R अगर 304 पे हुआ तो फिर ये योगफल 603 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, R 301 पे होगा और S 304 नहीं, यहाँ पे 303 लिखना था। हाँ, 303 लिखना था क्योंकि 604 बनाना है, और S 303 पे होगा। और चूंकि R 301 पे है तो P 302 पे होगा। बस P Q R S की कंपरों की संख्या का योग क्या होगा, P क्या है, P का है 302, Q का क्या हो जाएगा, R का कितना है, R का हमको पता चल गया, R का है 301, और 302 गया, 301 गया। अब S कितने पे आ गया, S आ गया 303 पे। तो Q के कितने पे आ रहा है, 304 पे आएगा। तीनों को जोड़ दो तो 4 और 1 5 और 2 7, 907। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ये एक ऑर्डर और रैंकिंग का से संबंधित, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न आया है। 6 व्यक्ति, फिर से ये एक सर्कल बना लेते हैं। ये 6 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक वृत्ताकार मुख केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परितः मतलब सर्क्यूमफेरेंस पे। जे एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, ये एन है। दायां किधर आएगा, इसका दायां इस तरफ आएगा दूसरे स्थान पे, मतलब ये जे हो गया। ओ एम और जे के बगल में बैठा है, ठीक बगल में बैठा है। ओ जो है एम और जे के बगल में बैठा है। तो अगर ओ यहाँ पे है तो एम और जे के बगल में, मतलब एम और जे के बीच में, तो यहाँ पे तो ओ हो नहीं सकता क्योंकि इधर तो एन आ गया। तो एम कहाँ पे होगा, एम यहाँ पे होगा। एम और जे के ठीक बगल में कौन है, ओ है। ये 4 स्थान हमारे फिल हो गए। के एल के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, एल के बाएं से दूसरे स्थान पे, बाएं से दूसरे स्थान पे। अब देखो 2 ही जगह बची हुई है, तो एल अगर यहाँ पे है तो उसके बाएं से दूसरा स्थान ये हो जाएगा, और यहाँ पे के आ जाएगा। ओ के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, ओ का राइट हैंड कौन किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और ठीक बगल में है मतलब एम है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है कौन चिन्हों, गुणा और भाग को आपस में बदलने पर समीकरण 1 और 2 का मान कितना होगा, ये हमको देखना है। गुणा और भाग को आपस में बदलना है। पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है 16। गुणा और भाग को मैं सीधे बदल के ही लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 4 माइनस 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा धन 20। इसको हल कर लेते हैं बॉडमेस नियम से, तो ये हो जाएगा 4 4 इंटू 12 और 2 8 और 2 का गुणा किया 16, 16 धन 20। तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 4 को जोड़ा 24, 24 में से 16 घटाया तो हमको मिलेगा 8। 8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो और आगे तो हल करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 8 एकमात्र विकल्प में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो हम निरंतर आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।